भारतीय संसद, ये शब्द हम रोज खबरों में सुनते हैं, है ना? पर पर्दे के पीछे आखिर ये काम करती कैसे है? कौन से नियम है जो इसे चलाते हैं? तो चलिए आज संविधान के कुछ बहुत ही जरूरी आर्टिकल्स मतलब अनुच्छेदों की मदद से संसद की पूरी कार्यप्रणाली को समझते हैं, वो भी एकदम आसान भाषा में। तो सवाल यही है कि भारतीय संसद की नींव आखिर है क्या, और वो कौन से बुनियादी नियम हैं जो हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत को चलाते हैं। आइए आज इसके हर एक हिस्से को एक एक करके परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसे समझने के लिए हम 4 हिस्सों में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम संसद की बुनियाद यानी इसके 2 सदनों को जानेंगे। फिर ये देखेंगे कि भाई सांसद बनने के लिए क्या जरूरी होता है। इसके बाद सदन को जो लोग चलाते हैं उन अधिकारियों की भूमिका क्या है ये समझेंगे, और आखिर में इसके कामकाज के जो नियम हैं उन पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले कदम से, संसद की बुनियाद यानी इसके 2 सदन। तो संसद के ये 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अब ये सिर्फ 2 नाम नहीं है, इनकी सोच और इनका काम करने का तरीका ना बिल्कुल अलग है। एक तरफ है लोकसभा, जिसे लोगों का सदन भी कहते हैं। जैसा नाम से ही साफ है, यहाँ सदस्य सीधे हम और आप जैसे लोग चुनते हैं, और इसका कार्यकाल होता है 5 साल का। वही दूसरी तरफ है राज्यसभा, जो कि राज्यों की आवाज है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत जानते हैं क्या है? ये एक परमानेंट हाउस है, मतलब एक स्थायी सदन जो कभी भंग नहीं होता। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते हैं, जिससे देश की नीतियों में एक तरह की कॉन्टिन्यूटी, एक स्थिरता बनी रहती है। ठीक है, तो ये तो हो गए सदन। अब सवाल ये उठता है कि इन सदनों में बैठता कौन है, मतलब एक सांसद, एक एमपी आखिर बन कौन सकता है। देखिए, सांसद बनने की जो योग्यताएं हैं वो काफी सीधी सादी हैं। सबसे पहली और जरूरी शर्त, वो व्यक्ति भारत का नागरिक हो। दूसरी है उम्र की, लोकसभा के लिए कम से कम 25 साल और राज्यसभा के लिए 30 साल। इनके अलावा भी कुछ और योग्यताएं होती हैं जिन्हें संसद समय समय पर तय करती है। अब ये एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है, पुनर्विन्यास, या जिसे डीलिमिटेशन कहते हैं। जरा सोचिए, समय के साथ शहरों की आबादी बढ़ती है, गांव बदलते हैं, तो क्या चुनाव क्षेत्र हमेशा एक जैसे ही रहने चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसीलिए हर जनगणना के बाद चुनाव क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से बदला जाता है, उन्हें रीड्रॉ किया जाता है। मकसद बिल्कुल सीधा है, ये पक्का करना कि हर एक वोट का वजन लगभग बराबर हो और जो प्रतिनिधित्व है वो हमेशा निष्पक्ष बना रहे। सांसद बन जाने के बाद सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी काम होता है शपथ लेना। हर सदस्य को अपना पद संभालने से पहले संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की कसम खानी पड़ती है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि ये लोकतंत्र के प्रति उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी का प्रतीक है। तो ठीक है, अब हमारे पास सदन भी हैं और सदस्य भी, लेकिन इतनी बड़ी सभा को चलाएगा कौन? यहीं पर आते हैं सदन के मुख्य अधिकारी, जो लीडरशिप देते हैं और पूरी व्यवस्था बनाए रखते हैं। संसद को स्मूथली चलाने के लिए 4 मुख्य अधिकारी होते हैं। लोकसभा में होते हैं स्पीकर यानी अध्यक्ष और डिप्टी स्पीकर यानी उप अध्यक्ष, और राज्यसभा में होते हैं चेयरमैन यानी सभापति और डिप्टी चेयरमैन यानी उपसभापति। यहाँ एक बहुत मजेदार बात है, राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो कोई और नहीं बल्कि भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। ये पद उन्हें एक्स ऑफिशियो मतलब अपने आप ही मिल जाता है। अच्छा, तो ये अधिकारी आते कहाँ से हैं? इन्हें सदन के सदस्य ही अपने में से चुनते हैं, और व्यवस्था ऐसी बनाई गई है कि अगर मान लीजिए मुख्य अधिकारी मौजूद नहीं हैं तो उनके डिप्टी उनकी जगह ले लेते हैं, ताकि सदन का काम कभी भी न रुके। और क्योंकि इन्हें सदन ही चुनता है तो जाहिर है ये सदन के प्रति जवाबदेह भी होते हैं। वो चाहे तो खुद इस्तीफा दे सकते हैं या फिर सदन एक प्रस्ताव पास करके उन्हें हटा भी सकता है। और जाहिर सी बात है, इन इतने जरूरी पदों पर बैठे अधिकारियों को उनके काम के लिए वेतन और भत्ते भी मिलते हैं, जो संसद ही कानून बनाकर तय करती है। तो हमने संसद का ढांचा समझ लिया, उसमें कौन लोग होते हैं ये भी देख लिया, और उनका नेतृत्व कौन करता है ये भी जान लिया। अब आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल पर कि संसद असल में काम कैसे करती है, इसके नियम क्या हैं। देखिए, लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए ये बहुत जरूरी है कि चुने हुए प्रतिनिधि नियमित तौर पर मिलें, बहस करें, और इसी बात को पक्का करने के लिए संविधान में साफ साफ लिखा है कि संसद के 2 सत्रों के बीच कभी भी 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता।
संसद की कार्यवाही में राष्ट्रपति की भूमिका भी बहुत अहम है। वही हैं जो संसद का सत्र बुलाते हैं और उसे खत्म भी करते हैं। वो जब चाहें किसी भी सदन को संबोधित कर सकते हैं और हर साल का जो पहला सेशन होता है उसकी शुरुआत तो राष्ट्रपति के विशेष भाषण से ही होती है, जिसमें सरकार की आने वाली नीतियों का पूरा खाका होता है। कभी सोचा है कि संसद का ये सारा कागजी काम, मीटिंग की तैयारी, सारे रिकॉर्ड्स, ये सब कौन संभालता है? इसके लिए दोनों सदनों का अपना अपना एक स्वतंत्र सचिवालय होता है। ये वो टीमें हैं जो पर्दे के पीछे रह के ये पक्का करती हैं कि सदन का कामकाज बिना किसी रुकावट के बिल्कुल स्मूथली चलता रहे। अब यहाँ एक बहुत ही अनोखा नियम है, एक विशेष अधिकार। जो मंत्री होते हैं और जो भारत के अटॉर्नी जनरल होते हैं, उन्हें यह अधिकार मिला है कि वो किसी भी सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं, बोल सकते हैं। लेकिन जब वोटिंग की बारी आती है तो वो वोट सिर्फ और सिर्फ उसी सदन में डाल सकते हैं जिसके वो सदस्य हैं। अब एक क्लासिक सवाल, मान लीजिए किसी मुद्दे पर जोरदार बहस हुई और फिर हुई वोटिंग, और वोटिंग में पक्ष और विपक्ष के वोट बराबर हो गए, टाई, तब क्या होता है? इसका जवाब छिपा है स्पीकर या चेयरमैन की एक खास शक्ति में। अगर वोट बराबर हो जाए तो वो अपना निर्णायक वोट यानी कास्टिंग वोट डालते हैं। उनका वो एक वोट तय कर देता है कि फैसला किस तरफ जाएगा। और आखिर में ये सब कुछ एक ही सिद्धांत पर आकर टिकता है, बहुमत का शासन। टाई वाली स्थिति को छोड़कर संसद में हर फैसला वहां मौजूद और वोट देने वाले सदस्यों के बहुमत से ही लिया जाता है। यही हमारे संसदीय लोकतंत्र का मूल आधार है। तो हमने संसद की बनावट, उसके सदस्यों, नेतृत्व और कामकाज के नियमों को समझा। ये सभी नियम दशकों पहले हमारे संविधान निर्माताओं ने बड़ी सूझबूझ से बनाए थे। अब सोचने वाली बात यह है कि आज के इस आधुनिक और तेजी से बदलते भारत में ये नियम हमारे लोकतंत्र की जरूरतों को कितनी अच्छी तरह से पूरा कर पा रहे हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर विचार करना बनता है।